हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो लेट्स कंटिन्यू। तो हमने ये देखा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ क्या होता है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ क्या होता है, ठीक। तो अब हम लोग इनको स्पायरोमेट्रिक रीडिंग्स में हम लोग इन्हें रिफ्लेक्ट करके देखते हैं कि क्या रीडिंग्स आती हैं, कैसे फ़र्क आता है नॉर्मल स्पायरोमेट्रिक ग्राफ से। तो पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल रिवीजन कर लेते हैं कि नॉर्मल स्पायरोमेट्रिक ग्राफ इस तरह से दिखता है, ठीक। तो अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम्स लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं, ठीक। तो टाइम के साथ ये हमारा ग्राफ बन के आता है। तो टाइडल वॉल्यूम अराउंड 500 ml होती है, ठीक। और इसी पे हम लोग फंक्शन करते हैं, इंस्पायर टाइडल वॉल्यूम करते हैं, फिर एक्सपायर टाइडल वॉल्यूम करते हैं, ठीक। ये जो टाइडल वॉल्यूम ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, इसको बेसिकली फंक्शन बोला गया है। तो ये फंक्शन करती है दो वॉल्यूम्स के ऊपर। तो ये दो वॉल्यूम्स कौन सी हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों को मिला के हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। और एक तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, आपने इंस्पायर अंदर कर ली टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद फोर्स्ड इंस्पिरेटरी, अगर फोर्स्ड इंस्पिरेशन करोगे और जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आप अंदर इंस्पायर कर सकते हो उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो हो गई जो आप एक्स्ट्रा फोर्स्ड एक्सपिरेशन में हवा बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी, उसे आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते। ये मान लो स्टैटिक लंग है। तो हमें ये मालूम है चेस्ट वॉल का जो फोर्स लग रहा होता है और जो लंग का फोर्स लग रहा होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, तभी ये लंग पेटेंट और ओपन रहता है। इसलिए इस वजह से इसके अंदर एयर हमेशा प्रेजेंट होती है, जिसको FRC बोलते हैं, ठीक। रेजिडुअल लंग रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि चेस्ट वॉल का जो फोर्स होता है वो कम होता है और इनवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इसका रिकॉइलिंग पावर भी ज़्यादा होता है और लंग्स कैसा हो जाता है? स्टिफ हो जाता है, ठीक। और कंप्लायंस इसका कम हो जाता है, ठीक। और इसका टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है, ठीक। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि चेस्ट वॉल का जो फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स, वो ज़्यादा होता है, लेकिन लंग्स का इनवर्ड फोर्स जो होता है वो कम होता है, रिकॉइलिंग फोर्स कम होता है। इस वजह से लंग बड़ा होता है, तो इसका स्टिफनेस कम होता है, कंप्लायंस ज़्यादा होता है और टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में अगर आप किसी पेशेंट को स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाओगे, तो पहली चीज़ तो अगर मान लो कि यहाँ तक मैं नॉर्मल रीडिंग्स बना देता हूँ। मान लो ये 6 लीटर्स है, ठीक। यहाँ पे 1.2 लीटर्स हो गया, ये भी 1.2 लीटर्स हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग 2.5 कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे 3 लीटर्स हो गया और ये 6 लीटर्स हो गया। ये नॉर्मल ग्राफ है। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का क्या होता है कि लंग्स छोटा है, ठीक। तो ये बेसिकली सारे वॉल्यूम्स इसकी कम होंगी, ये लो वॉल्यूम्स पे फंक्शन करेगा। तो जब ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेगा तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गई इसकी, ठीक। टाइडल वॉल्यूम इसकी हो गई, लेकिन इसका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा अब वो 1.2 नहीं होगा, वो हो सकता है कम हो जाए, वो अराउंड आपका मान लो 0.5 ही हो जाए, रह जाए, ठीक, रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसके बाद आपने इसे ये बोला कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करके दिखा, तो इसने एक्सपायर तो की हवा, ठीक। और फिर इसने आपने इसको बोला कि इंस्पायर करो, फोर्स्ड इंस्पिरेशन करो, तो इसने फोर्स्ड इंस्पिरेशन लेके फिर ये नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है। अब ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम इसकी है ये कम हो गई है, क्योंकि इसके लंग्स के अंदर हवा वॉल्यूम कम है लंग्स की, तो हवा अंदर ऑलरेडी जो प्रेजेंट होगी वो भी कम होगी। और जो इसका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा वो भी कम हो जाएगा, 2.5 से मान लो ये 2 लीटर्स पे ही है। फिर इसके बाद टाइडल वॉल्यूम का आपका 2.5 हो गया और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो इसकी थी वो मान लो 5 लीटर्स हो गई। तो लंग्स ऑटोमेटिकली छोटे हो गए, ठीक है। और ये तो इस तरह से, और ये सारी वॉल्यूम्स तो बेसिकली लो 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 वॉल्यूम से फंक्शन कर रहा है ये लंग, ठीक। अब यहाँ इस पॉइंट से, मैक्सिमम पॉइंट से लेके एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक ये वाला जो ग्राफ होगा इसको इतने मेजर को हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक। और यहाँ पे भी वाइटल कैपेसिटी होगी, तो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके देखूँ तो वाइटल कैपेसिटी अराउंड 4.5 लीटर्स आ रही है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर ये 1.5 लीटर है और ये 6 लीटर्स है, तो मैक्स टू मैक्स सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो 4.5 लीटर्स। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे तो क्या कहते हैं वाइटल कैपेसिटी निकालनी है, तो वाइटल कैपेसिटी यहाँ की जो होगी, ये सारे लंग्स की वॉल्यूम कम हो गई है, ठीक, पहली चीज़। अब मुझे ये बताओ, ये जो इसका इंस्पिरेशन होगा तो ये ज़्यादा इंस्पायर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका लंग बहुत फाइब्रोटिक हो चुका है, कंप्लायंस कम है, तो ये
इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये फैल नहीं पाएगा लंग ज़्यादा, तो इसका जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं ये देखने की कोशिश करूँ इसका वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगा, देखो अगर 0.5 और ये 4 है अगर मान लो, तो वाइटल कैपेसिटी इसका अराउंड 3.5 ही लीटर्स निकल के आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ में आपको वाइटल कैपेसिटी कैसे अलग मिलेगा नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी से। अब इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की बात करो अगर, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ वाला पेशेंट भी अगर नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहा है टाइडल वॉल्यूम की, फिर उसके बाद इसका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर ये नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक। लेकिन इसका फंडा ये होगा कि ये लंग बड़ा है, ठीक, पहली चीज़, और बड़ा है तो ये यहाँ पे इसका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। नॉर्मली 1.2 से 1.5 तक होता है, अगर मान लो ये 2 लीटर्स हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका अराउंड हो गया 1.5 रहता है, तो ये भी 2 लीटर्स हो गया, यहाँ पे 4 लीटर्स हो गए मान लो, ठीक। फिर टाइडल वॉल्यूम हो गया 4.5, फिर उसके बाद ये हो गई इसकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये बड़ा लंग है तो जाहिर बात है इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगी, लेकिन बात यह है कि ये ऑलरेडी हाई वॉल्यूम्स पे फंक्शन कर रहा है। इसका जो बेसिक लेवल है 4 लीटर्स पे है। अब देखो आप फंक्शन जो कर रहे हो 4 लीटर्स के ऊपर कर रहे हो, नॉर्मली 2.5 लीटर्स पे फंक्शन कर रहे होते हो, तो 4 पॉइंट लीटर से अब आप एक्स्ट्रा एयर अंदर लाने की कोशिश करोगे तो ये लंग्स ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, तो और अंदर हवा लाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो और कितनी ही हवा आप ऐड कर लोगे इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं मान लो ये चला गया आपका 6.5 लीटर्स तक, अगर मान लो ये चला गया, ठीक है, इंक्रीज हो गई इसकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो ग्राफ था थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ानी है मुझे, ठीक। तो अब मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करके देखूं, ठीक है, तो जो नेट इसका वो होगा, अच्छा आप ध्यान दो कि मुझे ये मालूम है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्सपिरेशन में, तो ये हवा बाहर निकाल नहीं सकता सही से, तो इसका ये वाला जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला कर्व होगा वो छोटा बनेगा, पहली चीज़, ठीक। तो ऑटोमेटिकली ये जो मान लो अगर ये 2.5 है तो मैं इसको 3 लीटर्स कर देता हूँ, ठीक। तो ऑटोमेटिकली जो रिजर्व वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। अब मान लो कि रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम इसकी 2 लीटर्स है, और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, और बचा हुआ इंस्पिरेशन में चला गया। अब मैं इसका अगर वाइटल कैपेसिटी निकालूं 6.5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली इसके ऑलरेडी जो लंग्स की कैपेसिटी है मान लो वो 6 लीटर्स है, तो आप ऑलरेडी 6 लीटर्स के करीब जा चुके हो क्योंकि लंग ऑलरेडी बड़ा है। तो अगर मैं इसको माइनस करके भी देखूँ तो ये सिर्फ 4 लीटर्स निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 लीटर्स यहाँ पे मान लो लिख दिया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो वाइटल कैपेसिटी है वो दोनों ही प्रॉब्लम्स में डिक्रीज कर रही है। वाइटल कैपेसिटी आप रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में देखो वो डिक्रीज हो गई है, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग फंक्शन अगर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पे कर रहे हैं और अगर एक्सट्रीम केसेस में भी फंक्शन करना है तो नॉर्मली वाइटल कैपेसिटी 4.5 लीटर्स के अराउंड होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी है लंग में तो वो अल्टीमेटली आपकी वाइटल कैपेसिटी को डिटोरिएट करेगी, खराब करेगी, डिसफंक्शन करेगी। तो वाइटल कैपेसिटी दोनों केसेस में कम हो जाएगी, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो चाहे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो। बस बात यह है कि जो नॉर्मल स्पायरोमेट्रिक ग्राफ है वो उसका जो ये पूरा पैनल है ये हायर वॉल्यूम्स पे काम कर रहा है और ये लोअर वॉल्यूम्स पे काम कर रहा है। अगर ये 2 लीटर है, ये 4 लीटर है, अगर मान लो ये 2 लीटर ना हो, ये अगर 3 लीटर हो गया, ये आपका 4 लीटर हो गया, और ये आपका 7 लीटर्स हो गए। तो अगर मैं 7 माइनस 3 करता हूँ 4 लीटर्स आ रहा है, तो ये 4.5 से तो कम है, लेकिन आप मैक्सिमम वॉल्यूम्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो देखोगे तो वो अपर लेवल पर है, और यहाँ पे 6 लीटर्स पे है, ठीक, ये 7 लीटर्स पे है, ये 4 लीटर्स पे है। तो अल्टीमेटली लंग्स की वॉल्यूम्स पे फंक्शनिंग पे डिपेंड कर रहा है, तो ये लो वॉल्यूम्स पे काम कर रहा है, ये हाई वॉल्यूम्स पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक। लेकिन अल्टीमेटली क्या था कि वाइटल कैपेसिटी दोनों में कम हो गई। टोटल लंग कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की ज़्यादा है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की टोटल कैपेसिटी कम हो गई, ठीक। अब हम लोग ये देखेंगे कि लंग्स का, अगर लंग्स को आप डिफ्लेट करो तो जो हवा बाहर आती है, ठीक, जिसको हम एक्सपायर्ड एयर बोलते हैं, ठीक, तो हमें बेसिकली फोर्स्ड एक्सपिरेशन वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। फोर्स्ड एक्सपिरेशन वॉल्यूम का ग्राफ देखते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपायर्ड एयर वॉल्यूम का जो ग्राफ है टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करके हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एयर ब्लो आउट करने की कोशिश करते हो ना, तो शुरू में बहुत स्पीड से आप हवा को बाहर ब्लो आउट करते हो, लेकिन फिर एयर वेलोसिटी कम हो जाती है, रेट ऑफ एयर एक्सपल्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। तो पहले मैं नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ, मान लो ये यहाँ तक मैक्सिमम
एयर वॉल्यूम जो आप एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये टाइमिंग्स है, मान लो ये फर्स्ट सेकंड है 2-3 सेकंड्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेकंड पे आपने एयर एक्सपेल की है तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, और नीचे 1 लिखते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ फोर्स्ड एक्सपायर्ड वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब मान लो कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल आदमी है, हमें ये मालूम है टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर्स होती है, ठीक, और रेजिडुअल वॉल्यूम अराउंड 1 लीटर होती है मान लो अगर, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी अराउंड 5 लीटर्स के अराउंड निकल के आती है। तो अगर ये नॉर्मल आदमी है तो मुझे मालूम है फोर्स वाइटल कैपेसिटी का जो पीक पॉइंट होगा वो कितने लीटर्स पे होगा, 5 लीटर्स पे होगा, ठीक। और फर्स्ट सेकंड में क्या होता है कि नॉर्मली जो फर्स्ट सेकंड में जितनी हवा आप एक्सपायर करते हो, बाहर निकालते हो, वो होती है 4 लीटर्स। अब एक रेशियो होता है फोर्स्ड एक्सपायर्ड वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक। तो ये हो गया आपका 4/5 विच इज़ अराउंड 0.8 या फिर 80%। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में फ़र्क यहाँ पे आता है कि इनके जो वाइटल कैपेसिटी है उसमें फ़र्क आ जाता है। अब अगर मैं ये ग्राफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के लिए बनाऊँ, ये अगर नॉर्मल ग्राफ है मान लो ब्लैक में, ठीक है, मैं रेड में बनाऊंगा इसको, ये हमारा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका अल्टीमेटली जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू पहले। और यहाँ पे अगर मान लो ये इस तरह से फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड और थर्ड सेकंड है, ये टाइम है, ये वॉल्यूम है, ठीक। तो जो फर्स्ट सेकंड में आप देखोगे ना, अगर मान लो ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी आपके 2 लीटर्स पे आ गई है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड पे जितना आप एक्सपायर करोगे, फोर्स्ड एक्सपायर्ड वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड में विच इज़ अराउंड, मान लेते हैं यहाँ पे 1.6 लीटर्स, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का रेशियो निकालोगे तो FeV1 फोर्स एक्सपायर्ड वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी विच इज़ 1.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी अराउंड 0.8 ही निकल के आ रहा है, ये भी 80% रफली नॉर्मल के अराउंड है, ठीक है। तो फ़र्क देखो, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि मेरा ये जो रेशियो है फोर्स एक्सपायर्ड वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी 80% नॉर्मल में होना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में नॉर्मल में भी 80% आ रहा है, ठीक। फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग वेंटिलेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक्सपायर्ड वॉल्यूम है ना, ये एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और हमने ये पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एक्सपायर्ड एयर वॉल्यूम है इस पे इफेक्ट नहीं डाल रही है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये एक्सपिरेशन वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है, ठीक। हम लोग किस चीज़ को पिक्चर में ले रहे हैं, एक्सपायर्ड वॉल्यूम को ले रहे हैं, इंस्पायर्ड वॉल्यूम को नहीं ले रहे हैं। इसलिए रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में FeV1 डिवाइड बाय FVC का रेशियो अराउंड अप टू नॉर्मल होता है 80%। अब अगर आप बात करो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की, तो इसका ग्राफ इस तरह से अगर मैं बनाऊं, तो ये अगर मान लो नॉर्मल ग्राफ है यहाँ पे, और रेड में मैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये इस तरह से होगा, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आपको रेशियो समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लो अगर ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, ठीक, विच इज़ अराउंड 5 लीटर्स, ठीक। और फर्स्ट सेकंड में इसने क्या किया, ठीक है। तो ये मान लो एफ एक्सपायर्ड वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड में विच इज़ अराउंड 3 मान लो, ठीक है, 3 लीटर्स। अब अगर ध्यान से देखोगे ये वाला और ये वाला दोनों के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो ये एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इस लंग कैपेसिटी के हिसाब से 80% है, और नॉर्मल में भी अगर ये देखो तो ये जो एक्सपायर्ड वॉल्यूम है लंग कैपेसिटी के हिसाब से 80% है। लेकिन यहाँ पे अगर आप FeV1 देखोगे डिवाइडेड बाय FVC करोगे तो ये 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 0.6, 60%। तो ये नॉर्मल से कम आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में एक्सपिरेटरी प्रॉब्लम है, पहली चीज़, ठीक।
आप एक्सपायर हवा उतनी तेज़ी से नहीं कर सकते, आपके जो एयरवेज होंगे वो कोलैप्स हो जाएंगे, पहली चीज़। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में प्रॉब्लम एयरवे का प्रॉब्लम है, एयरवे का रेजिस्टेंस है, क्योंकि एयरवे कोलैप्स हो जाता है जब भी आप एक्सपिरेशन करने जाओ तो, ठीक है। जैसे ही आप एक्सपायर करने की कोशिश करोगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, एयरवेज कोलैप्स हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ल्यूमेन एयरवे का कम है, क्योंकि रेडियल फोर्सेस जो एल्वियोलस को और एयरवे को ओपन रखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो वो ऑटोमेटिकली छोटा ल्यूमेन है। अब आप एक्सपायर करोगे तो आप बाहर से प्रेशर लंग्स पे डालोगे, वो और पुश करेगा और ये ल्यूमेन जितना जो ओपन था वो भी बंद हो जाएगा, तो उस वजह से एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट सेकंड में सिर्फ 3 लीटर सी इसने एक्सपायर किए, टोटल वाइटल कैपेसिटी मान लो 5 लीटर सी है इसकी, ठीक। तो रेशियो 60%। इसलिए हम लोग जब भी FeV1 डिवाइड बाय FVC रेशियो रखते हैं कैलकुलेट करने के लिए, रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हम लोग ये समझ के चलते हैं कि FeV1 डिवाइडेड बाय FVC, ठीक, शुड बी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 80%। मतलब अगर ये मोर देन 80% हुआ या इक्वल टू 80% हुआ तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 80% से कम हुआ अगर, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगा, ठीक है। तो 0.8 का फिगर इंपॉर्टेंट है, 0.8 से कम है तो हम लोग बेसिकली जो मेडिसिन में वैल्यूज़ लेते हैं हम लोग 0.7 लेते हैं। अगर आपका 0.7 से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल या रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, अगर 0.7 से कम है तो हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ लेते हैं। अब हम लोग प्रेशर वॉल्यूम लूप्स थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों के डिसऑर्डर्स में। अब हम लोग प्रेशर वॉल्यूम लूप की बात कर लेते हैं। नॉर्मल लंग्स का पहले बनाते हैं। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम्स होगा, अच्छा सॉरी एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम्स ली जाएगी, ठीक। और वाई एक्सिस पे हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि इंस्पिरेशन है या एक्सपिरेशन है, ठीक। मान लो ये इस तरह से प्लॉट है, ये 1 लीटर है, ये 6 लीटर्स है, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है, मैंने एक पेशेंट को बोला सांस अंदर लो, तो उसने सांस अंदर ली, ठीक। तो वो क्या करेगा, मैं आपको ग्रीन कलर से बनाता हूँ, तो वो अंदर सांस तो ले लेगा, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अब मैं इसी पेशेंट को बोलूँगा एक्सपायर करो, तो ये जब एक्सपायर करेगा तो शुरू में बहुत तेज़ी से एक्सपायर करेगा और फिर उसके बाद इसका रेट ऑफ एक्सपल्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये नॉर्मल ग्राफ होता है, आप ऐसे समझो इस तरह से, ये एरोज है। आपने 1 लीटर से लेके 6 लीटर टोटल लंग कैपेसिटी तक आपने इसको, ये यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम आपने बोला कि मैक्सिमम हवा जितनी आप इंस्पायर कर सकते हो अंदर ले लो, तो वो 6 लीटर तक पहुँच गया, ये वाले पाथवे से इंस्पिरेशन है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने बोला कि एक्सपायर करो, तो ये एक्सपायर करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये मान लो अगर यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है, वॉल्यूम कर्व का लूप हो गया, ठीक है। अब अगर एक प्रॉब्लम है इस पेशेंट को कि इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से होगा। अब मान लो ये आपका एयरवे है, ठीक। यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है ट्रेकिया में, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर है किसी को तो एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, एक्सपिरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी और इंस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जो पीक पॉइंट होंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। टोटल लंग कैपेसिटीज तो अचीव हो जाएंगी लेकिन आपका जो पीक वॉल्यूम होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का जो ब्लैक में डॉटेड ग्राफ बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन को। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि ये आपका कर्व है अगर मान लो, और यहाँ पे अगर ये 1 है, ये 6 है, ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, हमें मालूम है कि रेजिडुअल वॉल्यूम 1 लीटर से कम होती है और टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, ठीक। तो आपने इसको बोला इंस्पायर करो, तो ये इंस्पायर तो कर लेगा, ठीक, और ये एक्सपायर भी कर लेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इसका इंस्पिरेशन वाला पार्ट है, ये पीक इसका कम है, इसका नॉर्मल यहाँ पे आ रहा है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का यहीं तक आ रहा है, तो थोड़ा सा नीचे बनेगा, कम वॉल्यूम पे बनेगा पीक।
इसका, वो इसलिए क्योंकि इंस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। आप रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में इसको लंग्स को एक्सपैंड करना मुश्किल होता है क्योंकि स्टिफ ज़्यादा होते हैं, तो एयर अंदर लाने में मुश्किल होती है, तो इसलिए पीक जो इसका रेट होता है वो अचीव नहीं हो पाता इंस्पिरेशन के वक्त, इसलिए नीचे वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और बाकी एक्सपिरेशन तो आराम से ये कर लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की बात करूँ, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का मान लो ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमें ये मालूम है कि टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक। क्या इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है? नहीं प्रॉब्लम होती है क्योंकि कंप्लाइंट लंग है, लेकिन एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि ये जैसे एक्सपायर करने जाता है इसके एयरवेज कोलैप्स हो जाते हैं। तो इंस्पायर तो ये कर लेगा सही से, ठीक, लेकिन इसका जो एक्सपिरेशन होगा, जैसे एक्सपिरेशन स्टार्ट करेगा ना ऊपर तक जाएगा, फिर एकदम से इसका डाउनफॉल आएगा और ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो एक्सपिरेशन में ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसके एयरवेज कोलैप्स हो जाते हैं जैसे ही ये एक्सपायर करने जाता है, क्योंकि इसका जो लंग्स होता है, इसके जो एयरवेज होते हैं, लंग्स के पैरेन्काइमा जो एयरवेज को ओपन करके रखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो ऑलरेडी ल्यूमेन छोटा रहता है और जैसे एक्सपायर करने जाता है लंग्स जैसे ही दबाता है एयरवेज को वो और कोलैप्स हो जाते हैं, तो इसलिए एक्सपिरेशन में बाद में इसको दिक्कत आती है, ठीक। तो अगर नॉर्मल ग्राफ से नॉर्मल जो लूप है, अगर जो लूप है नॉर्मल लूप या नॉर्मल ग्राफ से अगर शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अगर ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है तो शिफ्ट आपका जो होगा नॉर्मल ग्राफ के कंपैरिजन में वो लेफ्ट होगा, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई, और ये जो पेक्युलैरिटी है ऐसे, ये जो इसका एक्सप्रेशन वाला कंपोनेंट है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 4 चीज़ हमने पढ़ी। ये नॉर्मल ग्राफ है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी है ऑब्स्ट्रक्शन का ब्लैक में, फिर उसके बाद ये वाला रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का है। तो ये तो हो गए आपके प्रेशर वॉल्यूम लूप्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।